हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7th का लास्ट चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, रेगिस्तान में जीवन। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है जिसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सहारा मरुस्थल के बारे में सारा डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ के लोग, वहाँ के जनजाति, वहाँ कैसे पेड़ पौधे होते हैं, किस किस देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, इन सभी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। वहाँ पर कैसे मिट्टी पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। उसके बाद आपको अगला जो है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे बोला जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लद्दाख जो कि भारत का ठंडा रेगिस्तान है, तो उसके बारे में, लद्दाख के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। और वहाँ के मरुस्थल में, ठंडे मरुस्थल में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो पे बने रहें। और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हम पहले बुक को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको नोट से रिवीजन करते हुए इसी तरीके से हमारा ये वीडियो चलता है। इधर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक है और इधर इसका नोट्स बनाया गया है, ताकि आपको सारा कुछ बेहतर समझ में आए। ठीक है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को नोट्स का डिमांड सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो आप लोग को बता दें कि चैनल के ऊपर में आपको एक नंबर दिखेगा 9031 के नाम से। हमारा चैनल को अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो ऊपर, तो उस अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए नोट्स के लिए। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर 1 अपलोड है, आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके के नोट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम पे जाइए और केपी सक्सेस जोन, इसी नाम से, जो चैनल का नाम है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप लोग उसको जुड़ सकते हैं। नोट्स का डिमांड मैंने देख रहा था कि सर नोट्स दे दीजिए, तो चलिए ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल रख लें। चलिए, रेगिस्तान में जीवन, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन। आप लोग अध्याय 5 में, मतलब चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधा, पशु और मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। चाहे पेड़ पौधा हो, पशु हो या मनुष्य हो, तीनों के लिए दोस्तों जल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जल के बिना जो है दोस्तों, इन तीनों का जीवन संभव नहीं है। हमें पीने के लिए जल ना हो, या मवेशी को चरने के लिए घास ना हो, एवं फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीवों के लिए जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। सोचिए, अगर हमको पीने के लिए जल न मिले, चाहे मवेशी हो उसको चरने के लिए घास न मिले, या कहीं फसल उगने के लिए ही जल न मिले, तो आपका जीवन जो है दोस्तों काफ़ी कठिन हो जाएगा। और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां पर अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं लोग। मतलब जहां पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और वैसे टेम्परेचर में भी कुछ लोग वहां पर जीना सीख गए हैं। वहां की जो लोकल जनजाति है वो उतनी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और कहीं कहीं तो 57 से 58 डिग्री टेम्परेचर भी दिखने को मिलता है, और वहाँ पर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। या तो कुछ स्थान बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जैसे अगर हम लोग सहारा मरुस्थल में चले जाएंगे तो, और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया भारत में। तो ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पर ज़्यादा ठंडा पड़े और जहाँ पर ज़्यादा गर्म पड़े। ठीक है, इन क्षेत्रों में कम वर्षा देखने को मिलती है। वनस्पति की बात करी तो काफ़ी विरल वनस्पति, मतलब बहुत कम वनस्पति, दूर दूर तक थोड़ा बहुत वनस्पति देखने को मिलेगा। चरम तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तापमान के आधार पर रेगिस्तान को बांटा गया है गर्म और ठंडा में। ठीक है, तो रेगिस्तान दो तरह के हो सकते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में आपको सहारा आ जाएगा, थार आ जाएगा। ठंडा रेगिस्तान में भारत में स्थित लद्दाख आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, और इसको नोट्स में भी हम करा दिए हैं।
इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जल होती है वहाँ पर लोग कृषि करने लगते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। ठीक है, इसी अब रेगिस्तान में कहीं भी थोड़ा बहुत जल दिखता है तो लोग उसी स्थान पे खेती उती करने लग जाते हैं और वहीं पे अपना निवास बना लेते हैं। अब देखिए रेगिस्तान क्या होता है, यहाँ पर देखिए उस शब्द को डिफाइन किया गया है। यह एक शुष्क प्रदेश होता है, सूखा प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। मतलब इसकी विशेषता क्या है रेगिस्तान के, कि वहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। ठीक है, और वनस्पति भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी विरल होगी, मतलब बहुत दूर दूर तक कहीं कहीं वनस्पति देखने को मिलेगा। तो ऐसे मतलब क्षेत्र को हम रेगिस्तान क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। आप लोग को बताए हैं कि रेगिस्तान दो तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो विश्व और अफ्रीका महादेश में, विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों वो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल से इसका कंपैरिजन करें तो देखिए भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दोनों में अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल कहाँ है, और ये जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों सहारा रेगिस्तान, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर देखें तो कुल मिला के 2 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो 2.4 गुना मतलब टाइम्स ये बड़ा है भारत के क्षेत्रफल से। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा और कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये 11 देशों से घिरा हुआ है। मतलब इसका जो विस्तार है दोस्तों, अगर पूछे कितना देश में है तो 11 देश में इसका विस्तार है। ठीक है, कौन कौन सा देश है, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा। ये है दोस्तों 11 देश जहां पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। इसी को मैप में अगर आप लोग देखें तो ये रहा, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मैप, और ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये सहारा वाला क्षेत्र है। देखिए इस तरीके से, और इसका विस्तार है, और इसमें इसी में आपको सारा देश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो यहीं पे मैरितानिया, अल्जारिया, लीबिया, मिस्र, सहारा मरुस्थल के नाम से ये सब फैला हुआ है यहाँ पर। ये सब देश हो गया, बाकी ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद माली, चाड, सूडान, यहाँ पर देखिए ट्यूनेशिया है, यहाँ पश्चिमी सहारा है, ये मोरक्को है, मैरितानिया है। तो ये अफ्रीका महादेश में आप देख लिए सहारा का जो फैलाव है कुछ इस क्षेत्र में है, और टोटल 11 देश में है। ठीक है, तो कितने कंट्री में अगर पूछा जाए सहारा मरुस्थल का विस्तार है, तो इसका विस्तार दोस्तों 11 देश में है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही क्या आता है, तो जब भी हमारे दिमाग में रेगिस्तान का बात आता है तो हमारे दिमाग में एक भर गया है कि वहाँ पर क्या होगा, रेत का दृश्य होगा, रेत का बड़ा बड़ा टीला होगा। लेकिन सहारा मरुस्थल में ऐसा नहीं है। यहाँ ये सहारा मरुस्थल जो है यहाँ पर बालू की विशाल परत के साथ साथ बजरी के मैदान भी और नग्न चट्टानी सतह वाले उठित पठार भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों ये पठार है, ये देख रहे हैं पठार है। पठार क्या होता है, पठार और पहाड़ में अंतर ये होता है कि पठार की जो ऊंचाई होती है वो भी पहाड़ के जैसा ही होता है, लेकिन कम ऊंचाई होती है, और पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है, 600 मीटर से ज़्यादा ऊँचा होगा तो उसको हम पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, पिछले चैप्टर में हम इसको पढ़े थे क्लास 6 में। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़ क्लियर होते चलेगा जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
ये चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। और ये जो चट्टान बना हुआ है दोस्तों, पठार बना हुआ है, ये कहीं कहीं 2500 मीटर से भी अधिक देखने को मिलता है। तो सहारा मरुस्थल में आपको मरुस्थल में केवल बालू ही नहीं है, यहाँ पर बजरी का मैदान भी है, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी देखने को मिलता है। और ये चट्टानी सतह कहीं कहीं 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, अब चलिए इतना का आप नोट्स में देख लेते हैं। चलिए, रेगिस्तान में जीवन चैप्टर था ये, ठीक है, और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 8 का एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे कल से। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पढ़िए ताकि आपको हर एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा हो सके। अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद हम साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, रेगिस्तान में जीवन, जल ही जीवन है। जल क्या है? जल ही जीवन है। चाहे पेड़ पौधा हो, पशु हो या मनुष्य हो, इन तीनों का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेगिस्तान शब्द के बारे में हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। तो रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर कम वर्षा हो, विरल वनस्पति और चरम तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। उसके बाद सहारा रेगिस्तान जो कि गर्म है, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो सहारा रेगिस्तान की बात करें तो ये अफ्रीका महादेश में है। पूछा जाए किस महादेश में है तो अफ्रीका महादेश में है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पूरे भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत में ये स्थित नहीं है, ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में जो है थार मरुस्थल है, ठीक है, लद्दाख में लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भारत में है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये अगर देखें तो ये भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना से भी अधिक है। ठीक है, इसका विस्तार बात करें तो 11 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैप में आपको दिखाए हैं, अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा। आपको मेनली याद रखना है कि इसका विस्तार जो है 11 देशों में है। लेकिन अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, चाहे बीपीएससी मेंस के व्यू से, तो आपको ये 11 देश मैप के साथ याद होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन कौन सा है और किस देश में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए, यह रेत से ढका मरुस्थल ही नहीं है बल्कि यहाँ पर बजरी का मैदान और नग्न चट्टान वाला पठार भी देखने को मिलता है। फिगर में भी आपको दिखाए थे। यह पूर्व में हरा भरा मैदान था और यहाँ पर नदी, मगरमच्छ और मछली के अवशेष भी मिले हैं। देखिए, सहारा मरुस्थल जो था पहले क्या था? हरा भरा था और यहाँ पर अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सहारा रेगिस्तान जो आज रेगिस्तान का रूप धारण कर लिया है, एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, सहारा की जो गुफा है वहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है पुराने समय के, जिसमें नदी, मगरमच्छ पाए जाते थे, ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और पशु, बकरी जैसे समान जानवर भी थे और इसका भी अवशेष वहाँ पर दिखा है। और यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में ये बदल गया। मतलब एक समय ये भी हरे भरे खेत हुआ करता था, हरे भरे जंगल यहाँ हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये भी मरुस्थल में बदल गया। तो हम लोग भी अगर सचेत नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को काटेंगे तो हमारा जो आसपास की भूमि है वो भी भविष्य में बंजर हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग ज़रूर पेड़ लगाएं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके भविष्य के लिए भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ के जलवायु के बारे में। सहारा मरुस्थल की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। ठीक है, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए, वर्षा ऋतु बहुत ही कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित, आकाश में कोई बादल नहीं होता है, निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर नमी जो है दोस्तों संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्प बन के
उड़ जाता है। ठीक है, दिन अविश्वसनीय रूप से काफ़ी गर्म होता है और दिन के समय यहाँ का जो तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे रेत और नग्न चट्टाने जो है दोस्तों काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक है, जो रेत है और धूप में ऑब्वियस बात है 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ताप का विकिरण होने से हमारे चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात की बात करें तो रात अत्यधिक ठंडी हो जाती है। अब देखिए रात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंडा हो जाता है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु कितना होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस को हिमांक बिंदु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि अवस्था चेंज हो जाती है, मतलब ठोस से द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाता है जल। 4 डिग्री सेल्सियस को हिमांक बिंदु बोलते हैं और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हिमांक बिंदु से भी नीचे आ जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है क्या टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए दिन में जहां 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और रात में 0 डिग्री, मतलब एक ही दिन में आपको ठंडी और गर्मी दोनों का एहसास होगा, वो भी भयंकर ठंडी और भयंकर गर्मी। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ का जो जलवायु है कितना कठिन है और लोगों को रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सहारा के अलजिया क्षेत्र है एक, वहाँ पर दोस्तों त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित यहाँ पर सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो यहाँ पर दर्ज किया गया है सहारा के मरुस्थल में, उसको याद रखेंगे 57.7 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर देख ही लिए 57.7 डिग्री इन 1922 में अलजिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में देख ले तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में आप जानते हैं कि रेगिस्तानी वाले इलाके में वैसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि जल को संचय करके रख सके। तो वहाँ पर दोस्तों कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति कौन कौन सा पाया जाता है तो कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर का मरु उद्यान देखने को मिलता है। मरु उद्यान क्या होता है तो ये पेड़ से घिरा हुआ हरित द्वीप होता है। नदी द्वीप आप लोग पढ़े थे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई जमीन है और चारों तरफ से नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है तो इसको बोलते थे नदी द्वीप। लेकिन अगर कोई जमीन है चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ हो तो उसको बोल देंगे हरित द्वीप। ठीक है, तो नदी द्वीप और हरित द्वीप में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, असम में माजुली द्वीप जो है दोस्तों वो क्या है नदी द्वीप है और हरित द्वीप जो होता है वो आपको सहारा मरुस्थल में देखने को मिलता है। और देखिए ये है दोस्तों मरु उद्यान, यहाँ पर दिया गया है। देखिए खजूर का पेड़ है और छोटे छोटे कांटे वाले पौधे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हरित द्वीप तो देख ही लिए पेड़ पौधे के बारे में। अब जीव के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ऊंट देखने को मिलता है, लकड़बग्घा देखने को मिलता है, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप और विभिन्न जातियाँ एवं छिपकली, विभिन्न जातियाँ देखने को मिलता है और छिपकली भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब जो दोस्तों यहाँ का प्रमुख जीव है। ठीक है, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग हम पहले देखे थे, मतलब थोड़ा पीछे ये तो दिया हुआ था ना कि यहाँ पर पहले क्या था ना, हरा भरा था, यहाँ भी नदी नाला होगा और यही कारण है कि यहाँ पर मछलियों के कंकाल भी देखने को मिले हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ के लोग के बारे में। ठीक है, उससे पहले नोट्स देख लेते हैं यहाँ तक का जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जलवायु हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ की जलवायु के बारे में आप लोग को याद रखना है कि जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होता है। एक ही दिन में हमको 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और रात को 0 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ की जो वर्षा ऋतु होती है अल्पकाल के लिए होती है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब रात और दिन में टेम्परेचर का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ की वनस्पति देख लिए थे कौन कौन सा था तो कैक्टस, खजूर और एकेसिया मेन रूप से। उसके बाद यहाँ पर मरु उद्यान जो कि खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ हरित द्वीप होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल में। यहाँ के लोग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन
और तुआरेग, ये यहाँ के दो समुदाय हैं। और उसके बाद चलवासी जनजाति, ये भी दोस्तों सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चलवासी जनजाति के जो लोग होते हैं वो बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। ठीक है, इन पशु से उसको दूध मिल जाता है। ठीक है, और उसके खाल से पेटी, जूता और पानी की बोतल का निर्माण किया जाता है उसके चमड़े से। ठीक है, तथा पशुओं के बालों का प्रयोग भी ये लोग करते हैं चटाई बनाने में, कालीन बनाने में, कपड़ा और कंबल बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, भारी वस्त्र पहनते हैं। मरुस्थल है, यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है और काफ़ी गर्म टेम्परेचर होता है दिन के समय में, तो गर्म वायु भी होता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरु उद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों का निवास स्थान है। ठीक है, इस हम लोग पढ़े थे कि जहाँ भी थोड़ा बहुत पेड़ पौधे होते हैं लोग वहाँ पर निवास करना शुरू कर देते हैं सहारा मरुस्थल में। वैसे तो पेड़ पौधे बहुत कम पाया जाता है, तो सहारा मरुस्थल में आपको मरु उद्यान देखने को मिलता है खजूर के पेड़ों का। और मिस्र के नील घाटी जो है दोस्तों, यहाँ ये दो जगह है जहाँ पर मानव निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर जल की उपलब्धता होने से लोग क्या उगाते हैं, तो खजूर का पेड़, क्योंकि खजूर के पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में। और मिस्र में उगाए जाने वाला कपास जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे अफ्रीका महादेश में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है और विश्व में काफ़ी फेमस है, तो वो देश है दोस्तों मिस्र। तो मिस्र को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, अफ्रीका के 3 देश अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, और यहाँ पर दोस्तों तेल का खोज हो गया है, जिसके कारण सहारा रेगिस्तान में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में भी अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम सम्मिलित है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि विकास हो रहा है तो यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आज यहाँ पर मस्जिद से ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन, अब यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे खिड़की वाले, कांच के खिड़की वाले भवन देखने को मिल जाते हैं। ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर पहले जहां पर ऊंटों से मतलब आवागमन का काम होता था, सामान ढोने का काम होता था, लेकिन अब यहां पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान अब धीरे धीरे ट्रक ले रहा है। और तुआरेग लोग, जो तुआरेग समुदाय के जो लोग हैं, वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई विदेशी पर्यटक वहां घूमने आते हैं तो टूर गाइड का काम करते हैं तुआरेग जो समुदाय के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद जो चलवासी जनजाति हैं, जो पहले भेड़ बकरी पालते थे, वो लोग अब शहरी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ से तेल और गैस के कार्य होता है वहाँ पर वो लोग नौकरी ढूंढने लग गए हैं। तो इन सभी के जीवन शैली में भी परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है कि आप जानते हैं कि रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पर गर्त बन जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब तेज़ आंधियाँ चलती है तो वहाँ से रेत जो होता है उसको उड़ा लिया जाता है पवन के द्वारा, तो वहाँ पर गर्त बन जाता है। और गर्त में कई बार भूमिगत सतह पर आ जाता है, और कई बार ज़्यादा बालू उड़ जाता है तो नीचे का जो भूमिगत जल है वो भी सतह पर आ जाता है, और वहीं पर दोस्तों मरु उद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होते हैं और लोग इसके आसपास निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर खजूर के पेड़ और फसल उगाते हैं। ठीक है, कभी कभी यह मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो जाता है। मोरक्को में एक टेफिलालेट मरु उद्यान है। तो पूछा जाए कि टेफिलालेट मरु उद्यान कहाँ पे है, तो अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश में है, और एक विशाल मरु उद्यान है। ये जो है दोस्तों 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एक ऐसा मरु उद्यान जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, नाम है दोस्तों टेफिलालेट, और ये किस देश में है, तो मोरक्को में है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए
पढ़ लिया हम लोग यहाँ के लोग के बारे में। तो एक बार यहाँ नोट्स भी देख लेते हैं। यहाँ के लोग के बारे में दो समुदाय देखे थे, बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद चलवासी जनजाति, ये बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा पालते हैं। इसे दूध मिलता है और चमड़ा से पेटी, जूते, पानी का बोतल बनाते हैं। चलवासी प्रजाति के जनजाति के जो लोग हैं अब शहरी जीवन की तरफ बढ़ गए हैं और तेल के खनन का जो काम होता है उसमें ये अपना नौकरी ढूंढते हैं और वहीं पे काम करते हैं। ठीक है। पशु के बाल से ये लोग चटाई, कालीन और कंबल बनाते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करें इसका निवास स्थान, तो सहारा मरुस्थल में सहारा मरु उद्यान है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, और मिस्र में नील नदी घाटी है और यहाँ पर लोगों का निवास स्थान है। ठीक है। तो उसके बाद फसल की बात करें तो खजूर, चावल, गेहूं, जौ यहाँ का फसल है, और मिस्र में कपास का उत्पादन होता है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट्स आप लोग अच्छे से देख लिए। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अब नोट्स भी मिलेंगे। क्लास 6 का नोट्स, अगर आप लोग क्लास 6 का लेक्चर देख लिए हैं तो आपको क्लास 6 का लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। नोट्स के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो चला के 2 के स्पीड में चला दीजिए और नोट्स सामने रखिए, उसके पीडीएफ और दोनों साथ में देखते हुए आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में, आप कहीं भी लगा दीजिए वीडियो को और सुनते रहिए और नोट्स को देखते रहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है। और लद्दाख की बात करें तो इसे अब यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। धारा 370 हटने के बाद अब यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला, मतलब कब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। चलिए लद्दाख की बात करें तो ये ठंडा रेगिस्तान है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है। लद्दाख के उत्तर में अगर देखें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में आपको जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है। तो उत्तर में पूछा जाए लद्दाख के कौन सा पर्वत श्रेणी है तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी, और इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों क्या है तो लद्दाख है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिसमें सिंधु नदी जो है दोस्तों सबसे प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी और महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी देखने को मिलती है। क्या है हिमानी, क्या होता है तो बर्फ की नदी होती है जिसे हिमानी बोलते हैं। गैरगी हिमानी जो है दोस्तों ये यहीं पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि गैरगी हिमानी जो है दोस्तों कहाँ स्थित है तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कहीं कारगिल में देखेंगे तो 3000 मीटर है। ठीक है। वहीं बात करें काराकोरम में, अगर उत्तर की तरफ जाएं काराकोरम में तो 8000 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार आप लोग देखते हैं 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक है। ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो है दोस्तों अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। यहाँ की जलवायु काफ़ी ज़्यादा शीतल होती है और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। ठीक है। इस ऊंचाई पर वायु की जो परत होती है पतली होती है, और जब वायु की परत पतली होगी तो सूर्य की किरण की तीव्रता अत्यधिक महसूस होती है। तो यही कारण है कि लद्दाख में सूर्य की गर्मी अत्यधिक महसूस होती है। अगर आप सूर्य मतलब धूप में बैठे हैं तो आपको बहुत चिलचिलाहट सा महसूस होगा। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए दिन में 0 डिग्री सेल्सियस और रात में -30 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। वहीं बात करें शीत ऋतु में, मतलब ठंडे के समय में यहाँ पर बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान जो है गिरकर हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है, और 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है साल भर में यहाँ पर। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है दोस्तों वो भी लद्दाख में ही है, और वो जगह का नाम है द्रास। ये लद्दाख में ही स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये भारत ही नहीं दोस्तों पूरा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान में से एक है द्रास, जो कि कहाँ पे है लद्दाख में है। ठीक है। लद्दाख का मैप आप लोग देख सकते हैं, ये है लद्दाख श्रेणी, और यहाँ पर देखिए इंडस, श्योक,
सियोक नदी बहती है। सिंधु जो है दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदी है। और ये जो है दोस्तों लद्दाख हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जोजिला पर्वत है। ठीक है, और इधर ऊपर उत्तर में देखेंगे तो ये यहाँ पे काराकोरम श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीच में लद्दाख है। ठीक है, उसमें दोस्तों ये पाकिस्तान के पास भी कुछ चीज़ चला गया है जो हमारा ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है, और कुछ चीन के पास इसका भाग है। ये जो कि ऊपर वाला गिलगिट और पीओके जो है ऊपर में, ये हमारे देश का पार्ट है, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और दुर्भाग्य की बात है कि कुछ चीन के कब्जे में भी है। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो ये लद्दाख का मैप आप लोग देख लिए। लद्दाख का जो कैपिटल है दोस्तों वो है लेह दोस्तों क्या है, लद्दाख का कैपिटल है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इस पेज तक हम लोग पढ़ लिए, नोट्स में भी देख ले हम लोग। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में क्या क्या पॉइंट है, तो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है, केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया है। इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो लेह है। बृहद हिमालय में स्थित है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर काफ़ी नदी है, और जिसमें सबसे प्रमुख जो है सिंधु नदी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नदी है, जैसे इंडस नदी, उसके बाद श्योक नदी, ये सभी दोस्तों श्योक नदी, ये सभी नदी जो है दोस्तों लद्दाख में बहती है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ जो है दोस्तों गहरी घाटी और महाखंड का निर्माण करती है, जिसको गार्ज भी बोलते हैं महाखंड को। ठीक है, हिमानी, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा हिमानी भी देखने को मिलता है। हिमानी बर्फ़ का नदी होता है। गैरगी हिमानी जो है दोस्तों ये लद्दाख में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका ऊंचाई में विस्तार देखें तो कारगिल में जहां 3000 मीटर इसका ऊंचाई होता है, वहीं काराकोरम पर्वत श्रेणी में जब जाएंगे तो इसका ऊंचाई 8000 मीटर तक देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ अत्यधिक शीतल और शुष्क देखने को मिलता है। सूरज की किरण की तीव्रता अत्यधिक होती है, क्योंकि यहाँ की वायु की परत काफ़ी कम है। ठीक है, पतली है। तो पूछा जाए कि लद्दाख में सूरज की किरण काफ़ी तीव्र महसूस होती है, क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है कि यहाँ का जो वायु का परत है दोस्तों वो काफ़ी पतला होता है, जिसके कारण सूरज की किरण की तीव्रता हमें ज़्यादा महसूस होता है लद्दाख में। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी के दिनों में 0 डिग्री के कुछ अधिक देखने को मिलता है, और रात को -30 डिग्री। ठीक है, वहीं ठंडी के समय बात करें तो हमेशा दिन हो या रात 40 डिग्री -40 डिग्री से हमेशा नीचे ही टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्षा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलता है। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब आगे फिर पढ़ेंगे और इसके नोट्स को देखेंगे। चलिए, तो वर्षा देख ही लिए थे 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और बर्फीली हवा और तेज जलाने वाली सूरज का ताप का यहाँ अनुभव होता है। कहाँ पर, तो लद्दाख में। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि सूरज की धूप में इस तरह बैठे कि पैर छाया में हो तो आपका एक समय पर ही उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब अगर आप लद्दाख में इस तरीके से बैठे कि आपका पैर जो है दोस्तों धूप में हो और आधा हिस्सा ठंडा में हो, तो आपको एक ही समय ठंडा और गर्मी का दोनों एहसास हो सकता है। ठीक है, लद्दाख को दोस्तों खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है। इसको खापा चांद भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम की भूमि। तो इसका अन्य नाम है दोस्तों खापा चांद, तो इसको भी याद रखेंगे। लद्दाख का अन्य नाम खापा चांद है, और इसको क्यों बोला जाता है खापा चांद, क्योंकि खापा चांद का अर्थ होता है हिम भूमि, मतलब बर्फ की भूमि। ठीक है, अब बात करें वनस्पति और प्राणी जात की जो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पर वनस्पति काफ़ी कम देखने को मिलता है। जानवर को चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी छोटी झाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। घाटी में सरपत विलो और पॉपुलर के उपवन देखने को मिलता है। ये सरपत विलो जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पॉपुलर के उपवन देखने को मिलता है। सरपत विलो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बैट बनाया जाता है। क्रिकेट खेलने के लिए जो बैट यूज होता है, वो सबसे अच्छा बैट अगर किसी लकड़ी का होता है तो लद्दाख में स्थित सरपत विलो का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ भी देखने को मिलता है। लद्दाख में पक्षियों की बात करें तो विभिन्न प्रजाति पक्षी की देखने को मिल जाता है, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप, ये सभी पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सभी समान पक्षी हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख के पशुओं की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इन पशु को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि याक का जो दूध है उसका ये लोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग भी लद्दाख जाएंगे और आपको पनीर मिले तो ये मत समझिएगा कि ये गाय और भैंस के दूध का है। हो सकता है आपको भी याक के दूध का पनीर और मक्खन खाने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ जाते हैं। भेड़ और बकरी की बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो इसका वजन काफ़ी हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, तो चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव होता है जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है। इसका शिकार किया जाता है शाहतूत नामक ऊन के लिए। ठीक है, तो पूछा जाए कि शाहतूश नामक जो ऊन है किस जीव से प्राप्त होता है, तो चीरू और तिब्बती एंटीलोप नामक जीव से प्राप्त होता है। इसका वजन काफ़ी हल्का होता है और ये काफ़ी गर्म भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो ऊन होता है काफ़ी महंगा बिकता है। उसके बाद बात करें तो क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी, इसी पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, सरपत विलो से, तो ये तो आपको बता ही दिए हैं। अब बात करें लद्दाख के लोग के बारे में, तो लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासी के बीच जो है दोस्तों लगभग कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलता है। यहाँ के अधिकतर लोग जो है दोस्तों लद्दाख के बौद्ध या तो बौद्ध है या फिर मुसलमान है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ भी देखने को मिलता है और जिसे जो अपने परंपरागत गोप्पा के साथ रहते हैं। गोप्पा यहाँ पर देखिए थक्से मठ यहाँ पर दिया हुआ है और गोप्पा जो होता है जो मठ में रहते हैं उसको गोप्पा बोलते हैं। प्रसिद्ध मठ कौन कौन सा है, तो हेमिस, थिक्से, से और लामायुरू, ये चार जो है दोस्तों प्रसिद्ध मठ है लद्दाख का। तो इसको याद रखेंगे, पूछ दे कि हेमिस मठ कहाँ पे है। हेमिस तो बहुत पूछता है। हेमिस उद्यान भी है यहाँ पर, वन जीव अभ्यारण्य, हेमिस वन जीव अभ्यारण्य, ये भी पूछ देता है, ये भी लद्दाख में ही है। तो हेमिस नाम से अगर आपको कुछ भी आए तो आप सीधे मारिएगा लद्दाख। ठीक है, चलिए। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करती है। ग्रीष्म ऋतु में जब थोड़ा बर्फ हटता है तो यहाँ पर के लोग यहाँ खेती करते हैं जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की। ठीक है, शीत ऋतु में जलवायु इतना कष्टकारी हो जाता है कि यहाँ के लोग केवल धार्मिक अनुसंधान और उत्सव में रहते हैं। ठीक है, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं जो होती है काफ़ी परिश्रमी होती है। ठीक है, ये केवल घर और खेत में ही काम नहीं करती है बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकान संभालने जैसे काम भी करती है। लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लेह जो है इसकी राजधानी है और सड़क और वायुयान से ये भली भांति जुड़ी हुई है। इसका जो राजधानी लेह है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A मतलब कि NH-1A जो है दोस्तों ये लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है, तो लेह से जोड़ता है किसको, कश्मीर घाटी को। ठीक है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है NH-1A, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में आता है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ के लोग के बारे में बात करें तो ये सब देख ही लिए थे, नोट्स में देख ले। यहाँ के लोग मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। अनेक बौद्ध मठ यहाँ पर है, बौद्ध मठ देख ही लिए थे। हेमिस, थिक्से, से, लामायुरू, ये चार प्रमुख बौद्ध मठ हैं यहाँ के। ठीक है, चलिए। लद्दाख का नाम देख लिए थे, क्या था, खापाचान यहाँ का नाम था क्योंकि इसका अर्थ होता है हिम भूमि। ठीक है, वनस्पति यहाँ के बारे में तो सेब, खुबानी और अखरोट देखने को मिलता है। उच्च शुष्कता के कारण काफ़ी विरल है वनस्पति। और सरपत विलो याद रखना है और पॉपुलर, ये दोनों उपवन देखने को मिलता है। सरपत विलो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे अच्छा बैट बनता है। पक्षी यहाँ के देख लिए थे, रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नो कॉक और रेवन और हुप। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखेंगे। पशु की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष कुत्ता। पशु का उपयोग ये लोग दूध, मांस और खाल का उपयोग के लिए करते हैं। खाल से यहाँ पर जो इसके चमड़े से बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है। याक के दूध का पनीर और मक्खन आपको यहाँ पर खिलाया जाएगा जब आप जाएंगे। और भेड़ और बकरी का बाल, जिससे वो ऊन और कपड़ा बनाने का काम करते हैं, मतलब चटाई उटाई बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें इस पेज में देख लीजिए क्या है। तो मनाली और लेह के बीच का राजमार्ग जो है इसके बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे टूरिस्ट इस मार्ग पे बुलेट से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ठीक है, इस मार्ग में 4 दर्रा होता है। दर्रा क्या होता है? तो दर्रा जो है दोस्तों 2 पहाड़ के बीच का रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो मनाली से लेह के लिए जो राजमार्ग है, जो रास्ता है, उसमें आपको 4 दर्रा, रोहतांग, बारालाचा, लूनाचा और टंगलसला, ये 4 दर्रा आपको देखने को मिलेगा। जिसमें रोहतांग दर्रा जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में है, लूंगलाचा और टंगलस ये आपको लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच खुलता है, बाकी समय ये बर्फ से घिरा रहता है, जिसके कारण ये नहीं खुलता है। ठीक है, मनाली से लेह के बीच में 4 दर्रा आप लोग देख ही लिए, जुलाई से सितंबर में एक खुलता है। चारों दर्रा को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चारों दर्रा का एक बार जगह कंफर्म कर लीजिएगा। रोहतांग तो हिमाचल में ही है। ठीक है, बाकी का एक बार आप लोग कमेंट करके मतलब सर्च करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, ये ना हो कि आपको गलत लिखा दिया जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग सर्च करके लिख लीजिएगा। चारों दर्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटक है, मतलब यहाँ के जो मुख्य क्रियाकलाप है लद्दाख का वो क्या है? पर्यटक है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक पहुँचते हैं और अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनद को सैर करने के लिए। यहाँ का जो स्थानीय उत्सव है, अनुष्ठान होता है, उसके प्रति भी पर्यटक जो है काफ़ी आकर्षित होते हैं, वो लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं को आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख गए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रकृति के साथ संतुलन ही है कि वो लोग ऐसे टेम्परेचर में वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, जल, ईंधन जैसे संसाधनों का यहाँ काफ़ी कमी होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ से ढक जाता है आधे समय, जिसके कारण यहाँ मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं। मितव्ययता से मतलब जितना आवश्यकता हो उसी हिसाब से उसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो आज के चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अगर ऑब्जेक्टिव देखना हो तो और देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बता देते हैं, सहारा रेगिस्तान किस भाग में है? तो ये उत्तरी भाग में है अफ्रीका के। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन कौन है? तो बौद्ध और मुसलमान है। देखिए, मतलब एक बार चैप्टर पढ़ लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव फंसेगा ही नहीं। ठीक है, रेगिस्तान की विशेषता क्या होता है? तो विरल वनस्पति। हेमिस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। और हेमिस नाम से आपको कुछ भी दिखे तो सीधे अगर राज्य पूछे कहाँ स्थित है तो लद्दाख मारिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताए थे, कपास के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में पूरा प्रसिद्ध है। उसके बाद ये देखिए मिलान करने वाला है, तो इसको भी आप लोग करिएगा। और अगर आप लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो इस जो प्रश्न दिया गया है उसको भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये तो अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आगे क्लास में 11-12 का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो छोटा छोटा चीज़ अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब आप मेंस वाले एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए, लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और जो पीछे क्वेश्चन है उसको भी लिखने का कोशिश कीजिए खुद से, ताकि आपका बेहतर पकड़ हो सके ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। और अगला क्लास आपको पता ही है, क्लास 8 का क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 7वां का ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है इसी चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।